दूसरा जो टॉपिक है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तीसरा जो टॉपिक था दैट इज 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। देन 4 सेक्टर्स पढ़ने के बाद इंटरसेक्टरल फ्लोस एंड देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट चैप्टर में ये 5 टॉपिक हैं और ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला, कुछ कॉन्सेप्ट वाला, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो ये बहुत इजी चैप्टर था, इसको किए बिना भी काम चल सकता है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे उसमें चीज़ें हैं जो समझ में कम आती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नेशनल इनकम तो पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम होती क्या है। जब तक उसको ये ना समझ में आए वो कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 3 में जाके कर ही नहीं सकता, जब तक उसको बेसिक चीज़ें नेशनल इनकम के बारे में पता ना चले। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बारी, है ना। उसके बाद में अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा साथ साथ, अगर आपको अच्छे से करने हैं, और उसके बाद फिर दोबारा करा देंगे रिवाइज, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आज मेन फोकस हमारा चैप्टर नंबर 2 पर रहने वाला है, बट ये चीज़ें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। एक मिनट, अगर ये चालू हो जाए तो, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ये अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक, चलिए, तो हमने कहा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है हमारे पास कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, कितने पॉइंट पढ़े अपन ने, 3 पॉइंट, विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड। ऐसे गुड्स जिनका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और जिनका वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट हो चुका है, दोनों चीजें। प्रोडक्शन का मतलब तो आपको समझ में आता ही है कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि अब उसके अंदर और कोई वैल्यू ऐड हमें नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल लिया था शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर। अगर एक रिटेलर ने होलसेलर से शर्ट परचेज करी, गारमेंट्स वाले यही करते हैं और हम खरीदने जाते हैं, तो जो रिटेलर है उसने 900 रुपीज में शर्ट परचेज करी और वो उस शर्ट को कितने में बेचेगा कस्टमर को, 1000 में। तो मुझे बताओ, शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर, क्या ये आपके पास फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों, क्योंकि अभी इसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो 3 पॉइंट बात समझ में आई। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड। फाइनल यूजर कौन होगा, क्या तो फाइनल यूजर कंज्यूमर होगा या तो फाइनल यूजर प्रोड्यूसर होगा। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर हुआ तो उन गुड्स को हम कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर हुआ तो ऐसे गुड्स को अपन क्या कहते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर है यहां तक। हमने कहा कि जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उस खर्चे को क्या कहते हैं अपन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इन गुड्स को क्या कहते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज द एक्सपेंडिचर incurred by the producers on the purchase of final producer goods is known as investment expenditure. क्लियर यहां तक। अगर टोटल फाइनल गुड्स पे आपको खर्चा निकालना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर यहां तक। फिर हमने कहा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो जस्ट इसके तीनों अपोजिट पॉइंट। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव
not cross the boundary line of production, which are not ready for use by their final users, and value is still to be added, वैल्यू को अभी भी हमें ऐड करना है। यहां तक बात समझ में। दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म आइदर एज रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से खरीदता है, क्या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए या उसको आगे रीसेल करने के लिए। क्योंकि रीसेल करेगा तो प्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर दोनों में से दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन, तो वो फाइनल गुड, और अगर वो दोनों में से एक भी चीज कंप्लीट नहीं हुई है तो इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? फिर अपन ने इसमें बात करी, क्या अपन लिस्ट बना सकते हैं कि फाइनल गुड ये वाला पर्टिकुलर कीबोर्ड जो है ये फाइनल गुड है, या माउस जो है वो इंटरमीडिएट गुड है? क्या हम लिस्ट बना सकते हैं ये गुड फाइनल गुड होंगे, ये गुड इंटरमीडिएट गुड होंगे? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक ही गुड, द सेम गुड मे बी अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड। एक ही गुड आपका इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड भी हो सकता है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा। जैसे अपन ने बात करी, अगर पेपर एक स्टूडेंट परचेज करता है, पेपर परचेज्ड बाय स्टूडेंट, तो हमने कहा ये कौन सा गुड हो जाएगा? फाइनल गुड। लेकिन वही पेपर एक पब्लिशर परचेज करे तो वो तो बुक प्रिंट करेगा, तो उसके लिए क्या है? ये रॉ मटेरियल है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। क्लियर यहां तक? इसी तरीके से आप कह सकते हो घर पर अगर अपन मिल्क यूज कर रहे हैं, मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर मेकिंग टी और कॉफी जो भी है, तो ये फाइनल गुड है। लेकिन वही एक रेस्टोरेंट में यूज किया जाए फॉर सर्विंग टी और कॉफी, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने कहा कि हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं कि फाइनल गुड कौन सा, इंटरमीडिएट गुड कौन सा, ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में अपन ने प्रोड्यूस किए हैं, उन सब की वैल्यू का टोटल कर लो, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, अगर उनकी वैल्यू का टोटल कर ले, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। क्लियर है? पूरे साल में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने पूरे साल में जितना भी प्रोडक्शन किया उन सब की वैल्यू का टोटल कर ले, उन सब के गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू का टोटल कर लें, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। यहां तक बात समझ में आई आपको? फिर अपन ने कहा कि क्योंकि अपन जब जीडीपी एस्टिमेट करते हैं तो ओनली कौन से गुड्स की वैल्यू को लेते हैं? ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड है। इसीलिए हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और अगर गलती से इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी आपने काउंट कर दी तो ये कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एग्जांपल ये अपन ने कि अगर एक चेयर वुड खरीदी 10,000 में और उस वुड से चेयर्स बनाई और उन चेयर्स को बेचा अपन ने 20,000 में, तो मुझे बताओ जो ये 20,000 फाइनल गुड है चेयर्स, क्या इसके अंदर 10,000 वुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है? यस। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। आगे बात समझ में? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, इन्हीं का हम कहते हैं कंजप्शन गुड्स भी। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कितने तरीके के? 4 तरीके के। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल जिनकी लाइफ लंबी होती है 3 to 5 years और मोर। क्या हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं? यस, कैन बी रिपीटेडली यूज्ड। ऑब्वियसली जब लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, हाई वैल्यू। और लास्ट में एग्जांपल्स कार है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कोई भी एग्जांपल जो लंबे समय के लिए चल रही है चीजें। इसके अलावा हमने कहा दैट इज सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ 1 साल के आसपास हो, 1 year और स्लाइटली मोर।
क्या 1 साल तक बार बार यूज कर सकते हैं? यस, कैन बी रिपीटेडली यूज्ड। क्या इनकी वैल्यू कंपैरिजन में अगर देखें ड्यूरेबल के कंपैरिजन में तो क्या कम होगी? यस, रिलेटिवली लो वैल्यू। और एग्जांपल में क्लोथ्स, टॉयज, इलेक्ट्रिक आइटम्स जो भी 1 साल के आसपास चलते हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। फिर अपन ने बात करी दैट इज नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो एक बार में ही कंज्यूम हो जाए, एक बार में ही खत्म हो जाए। इसका दूसरा नाम है सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड, क्योंकि ये यूज्ड अप हो जाते हैं इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, बार बार इनको यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज। और जब एक बार यूज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू कम होगी, लो वैल्यू। एग्जांपल में टूथपेस्ट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड एंड बटर, ये सब एग्जांपल्स हैं। एंड सर्विसेज, सर्विसेज को भी यहाँ पर गुड्स की फॉर्म के अंदर, सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर अपन ने इसी में बात करी क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? नहीं। एग्जांपल लिया सिलाई मशीन का, स्विंग मशीन का। घर पर सबके यहाँ पर होती है स्विंग मशीन। अगर घर पर हाउस होल्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या है आपके पास में? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। और जब वही एक टेलरिंग शॉप में यूज किया जा रहा है तो वो टेलर का फिक्स एसेट होता है जिसकी हेल्प से वो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करता है, इसलिए वो क्या बन जाता है उसका? दैट इज कैपिटल गुड। क्लियर है? हमने कहा, तो हमने कहा एक ही गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। ये उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कंज्यूमर गुड होगा या कैपिटल गुड होगा। क्लियर? ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती, ये तो डिपेंड करेगा उसका यूज कैसा हो रहा है ना, एंड यूज पर। इसमें आपने और बात करी, हमने कहा प्रोड्यूसर के 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं। प्रोड्यूसर के 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं, कुछ उसके फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ उसका रॉ मटेरियल होता है। जो उसके फिक्स एसेट्स होते हैं, तो फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल गुड। तो अपन ने कहा ये कैपिटल गुड है। क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? यस, बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी, ये पूरा टॉपिक यही था। स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक रेफर्स टू अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी कितना है ये देखते हैं। आपके पॉकेट में पैसा अभी कितना है इसकी बात करें, दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। आपके बैंक अकाउंट में फिलहाल बैलेंस कितना है, दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे बैंक बैलेंस, कैपिटल, कैपिटल मतलब आपने बिजनेस में फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। वेल्थ, प्रॉपर्टी कितनी फिलहाल आपकी, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हो सकता है ना कल अलग हो, आज की बात कर रहे हैं, अभी कितनी है उसकी बात कर रहे हैं। वाटर इन अ टैंक, एक टैंक में पानी कितना है, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही बता सकते हो कि इस टाइम इतना है, थोड़े टाइम बाद देखोगे तो हो सकता है कुछ और हो। क्लियर है? तो जब हम किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो होता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें, जब हम किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो रेफर्स टू अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे कोई पूछे इनकम कितनी है, अब इनकम क्या बताएं? पर मंथ बताएं, पर क्वार्टर बताएं, या पर एनम बताएं? पूछोगे ना सामने वाले से, भाई क्या तो पर मंथ बताओगे, या तो पर क्वार्टर, या तो पर एनम बताओगे। इसी तरीके से आपसे सेविंग्स पूछें, सेविंग्स भी क्या कहोगे? कितने टाइम में कितना सेव किया, पिछले लास्ट मंथ कितना सेव किया, लास्ट ईयर में कितना सेव किया। नंबर ऑफ बर्थ्स, अगर नंबर ऑफ बर्थ पूछा जाए किसी से, भाई कितने बर्थ हुए हैं, तो उस केस में वो यही पूछेगा लास्ट 24 आवर्स के बताऊं, लास्ट 1 वीक में बताने हैं, लास्ट 1 ईयर में बताने हैं। समझ रहे हो ना? टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी क्वांटिटी। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में लगता है, कितने टाइम का लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के रेस्पेक्ट में लगता है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसी को अपन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है? कितने टाइम में कितना प्रोड्यूस किया। क्या प्रोडक्शन को बता सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर इतना प्रोडक्शन, या आप टाइम के रेस्पेक्ट में बताओगे कि एक लास्ट क्वार्टर में इतना प्रोडक्शन था या लास्ट ईयर में इतना प्रोडक्शन था। समझ रहे हो? तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें हम टाइम की बात करेंगे, लीकेज फ्रॉम द वाटर टैंक, पानी कितना बह गया, ये तो इस पे डिपेंड करता है कितने टाइम की बात कर रहे हो।
पिछले 5 मिनट में जो बहा है और लीकेज हुई है, या पिछले 15 मिनट में या आधा घंटे में, वो डिफरेंट होंगे। तो टाइम के हिसाब से जब चीजें वेरी करती हैं, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद में अपन ने कहा कि स्टॉक में तो अपन टाइम देखते ही नहीं है, तो टाइम की कोई डायमेंशन है क्या स्टॉक में? नहीं। तो इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। और इसके एग्जाम्पल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो एग्जाम्पल्स अपने को देखने हैं। एक मिनट, ये आ गया हो तो इसमें ये 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, ये अपन ने पढ़ लिए 3 पॉइंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सारी बातें जो भी मैंने पढ़ाई हैं वो सब इसमें लिखी हुई है। इंटरमीडिएट गुड्स में ये 3 पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है, आइदर एज रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर रीसेल। वही सेम गुड आपका कैपिटल गुड, फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, एंड यूज पे डिपेंड करता है। वही 2 एग्जांपल्स हैं। एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ये सब हमने पढ़ लिया। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो। अच्छा, कैपिटल गुड्स रह रहा था ये भी। तो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये हमने 4 तरीके के गुड्स पढ़ लिए। द सेम गुड में बी अ कैपिटल गुड और अ कंज्यूमर गुड। ये सारी चीजें आ गई। फिर सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती, एग्जाम्पल स्विंग मशीन का लिया। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ये सब डायग्राम के साथ ये सब समझा दिया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें अपन ने पढ़ ली। Stock concept, stock refers to a quantity measured at a particular point of time. Flow refers to a quantity measured over a specific period of time. It is not time dimensional, it is time dimensional. Examples देख सकते हो, यहाँ पर examples देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी क्लास में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है, स्टॉक एंड फ्लो। सोचो 4 लाइन पढ़ी जाती है। फिर पढ़ते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो 4 सेक्टर्स जो हैं अपने पास में, वो कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमने कहा हाउस होल्ड सेक्टर में सब में 2-2 लाइन याद करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में आता कौन है? जितने भी कंज्यूमर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो सब किस में आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। Household sector comprises of all the consumers of goods and services. They are the owners of the factors of production. प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आएगा? जितनी भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, जितनी भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब प्रोड्यूसर सेक्टर में आएंगे। और ये करते क्या हैं? क्योंकि इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये किससे लेंगे? क्या तो खरीद लेंगे या किराए पे लेंगे। दे हायर और परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करिए, गवर्नमेंट 2 काम करती है। गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। एज अ वेलफेयर एजेंसी गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं? तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस वगैरह मेंटेन करने का काम उसको वेलफेयर एजेंसी के तौर पे करना है। एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इट इंक्लूड्स all the activities related to export and import of goods and services and the flow of capital between the domestic economy and the rest of the economy। ठीक है, ये एक क्लास का ये करवाया हुआ है हमारा। तो अब मैं फाइनली आपको लास्ट टॉपिक, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज करा देता। आइए, लिखो मत, आज समझ लो, कल लिखवाता हूँ मैं। अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। मैंने फर्स्ट का 1-2 टॉपिक छोड़ दिए हैं सिर्फ आपको बताकर, बाकी हम धीरे धीरे उसमें कर लेंगे रिवीजन में। आज आपको समझ में आएगा, कुछ तो फायदा हो, कुछ तो प्रैक्टिकल करें। तो अपन ने इसमें 2 टर्म्स आएंगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोले तो क्या कैलकुलेट करेंगे? नहीं, एनएनपीएफसी। और जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को बोलता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एनडीपीएफसी। ये याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को कि नेशनल इनकम, इसमें इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहला वर्ड होता है नेट या तो ग्रोस, दूसरा वर्ड होता है क्या तो नेशनल या तो डोमेस्टिक, और तीसरा वर्ड पी है तो प्रोडक्ट, और ये फैक्टर कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस। तो इसको ऐसे बोलेंगे अपन, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी को बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। अगर जीडीपी एमपी लिखूं तो इसको क्या पढ़ेंगे? पहला वर्ड ग्रोस, दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये अपन ने इसमें बात कर ली। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है। एनएनपीएफसी, क्या मतलब हुआ? एनएनपीएफसी। जब भी बोलेगा नेशनल इनकम निकालो तो क्या निकालना है अपने को? एनएनपीएफसी निकालना है। और जब कहेगा डोमेस्टिक इनकम निकालो तो क्या निकालना है अपने को? एनडीपीएफसी। ये तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, तो वो लिखता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। बच्चे को अगर यही नहीं पता कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, तो वो कैलकुलेट क्या करेगा? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एनएनपीएफसी को अपन नेशनल इनकम कहते हैं और एनडीपीएफसी को अपन डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. During the period of an accounting year. और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year. देखो, अगर अपन बात करें तो यहां तक बिल्कुल सेम है। सम टोटल देख लो, यहां पर सम टोटल इज द सम टोटल ऑफ, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। सम टोटल किस चीज का? फैक्टर इनकम्स का। और इसमें भी क्या ले रहे हैं? फैक्टर इनकम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितने तरीके की होती है अपने पास? दो तरीके की। एक होती है आपके पास फैक्टर इनकम और दूसरी होती है आपके पास ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और दूसरी क्या है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में इनकम मिलती है उसको अपन फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे आपने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे आपके पास? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ना। लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। हमने कहा जो भी कुछ करने के बदले में, कुछ काम के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में अगर कोई इनकम मिल रही है तो दैट इज फैक्टर इनकम। मतलब कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया कहीं पे, उसकी वजह से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम है। और जो फ्री की इनकम होती है, जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, तो दीज आर यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, वन साइडेड, एक तरफा, वन साइडेड पेमेंट्स। हाँ, आशीष को हंसी आ गई एक तरफा बोलते ही। हाँ, वन साइडेड। कोई बात नहीं, होता है, होता है, समझ सकते हैं हम, है ना। बच्चे चले जाते हैं ना, थोड़ा फीलिंग में खो जाते हैं कई बार, क्या करें। ठीक है। यूनिलेटरल, वन साइडेड पेमेंट्स, तो जो एक तरफा है आपके पास में, मतलब बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, इन कंसिडरेशन हमें कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। और बात करते हैं अपन।
ठीक है, और बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता। जब हम, पता है मनरेगा आपने सुना होगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो भी है, उसमें 100 दिन की गारंटी दे रखी है कि आपको काम देंगे ही देंगे, अगर काम नहीं दे पाए तो हम आपको क्या देंगे, उसके लिए पैसा देंगे। तो वो बताओ, जिसको काम नहीं दे पाए, कुछ बदले में किया या कुछ भी नहीं किया, फ्री की इनकम है। इसी तरीके से एक आता है आपके पास टैक्स, इंपॉर्टेंट है। टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट, जो हमें कंपल्सरी गवर्नमेंट को देना, दैट इज कॉल्ड टैक्स। अब क्या टैक्स के बदले में क्या गवर्नमेंट से हम कुछ डिमांड कर सकते हैं? नहीं। आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को कि मैं टैक्स आपको तब दूंगा या तब दूंगी जब मेरे घर के सामने की रोड बना कर दोगे, कह सकते हो? नहीं। वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है कि उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ यूज करेगी। आप डिमांड नहीं कर सकते कि हम तो इनकम टैक्स तभी देंगे, हम तो टैक्स गवर्नमेंट को तभी देंगे जब आप हमारा ये काम कर कर दोगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारे ऊपर कंपल्शन है, हमें देना ही पड़ेगा। तो टैक्स भी एक ट्रांसफर पेमेंट है, और ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं उनको हम कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते हैं। समझ में आया? क्या कहा था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सिर्फ किसको काउंट करेंगे? फैक्टर इनकम्स को। किसको नहीं लेंगे? ट्रांसफर इनकम्स को नहीं लेंगे। अब ट्रांसफर इनकम्स में क्या क्या है? यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट्स, और बताता हूं एग्जांपल टैक्स के अलावा। एक होती है ओल्ड एज पेंशन, सुना है ओल्ड एज पेंशन? रिटायरमेंट के बाद वाली पेंशन नहीं, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन का मतलब जिसकी एज कुछ कुछ स्टेट्स में 55 ईयर्स है, कुछ में 60 है। तो जिनकी एज 60 से अबव है, तो आपको पता है उनको पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट कुछ रुपए देती है मंथली, 2000 के समथिंग। हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा है, राजस्थान में थोड़ा कम है। ठीक है, पता है आप लोगों को? नहीं पता? सुना नहीं है? सुना होगा घर में यार, कहीं तो सुना होगा आस पड़ोस में। नहीं नहीं, अरे ये वो पेंशन अलग है, तभी दोनों की बात करूंगा मैं। अभी बात कर रहा हूँ ओल्ड एज पेंशन की। एज ज्यादा है, 60 से ऊपर है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देती है, 1000 1500 रुपए कुछ देती है, 2000 रुपए देती है मंथ के हिसाब से। क्लियर है? ये ओल्ड एज पेंशन है। क्लियर? क्या कुछ काम करने के बदले में मिल रही है ओल्ड एज पेंशन? बताओ। या सिर्फ ऐसे ही फ्री में मिल रही है? फ्री में ही मिल रही है ना, लोग भाग लेते भी हैं फ्री में। तो ये कहा ओल्ड एज पेंशन भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। लेकिन दूसरी जिस पेंशन की आप बात कर रहे हैं वो है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो बताओ, पेंशन ऑन रिटायरमेंट ट्रांसफर इनकम होगी या फैक्टर इनकम होगी? क्या हर किसी को मिल जाएगी या जिसने सर्विस दी है उसी को मिलेगी? ये तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था हमारा। ये तो हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था कि अगर इतने साल सर्विस दोगे तो फिर हम आपको पेंशन पे करेंगे सर्विस खत्म होने के बाद। तो ये तो हमारे एक तरीके से काम करने के बदले में मिल रही है, हर किसी को नहीं मिल रही। जबकि ओल्ड एज पेंशन हर किसी को मिल रही है जिसकी भी एज सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गई। तो ये तो ट्रांसफर इनकम है, बट ये फैक्टर इनकम है। आगे बात समझ में? पेंशन ऑन रिटायरमेंट क्या है? फैक्टर इनकम। बट ओल्ड एज पेंशन क्या है आपके पास? ट्रांसफर इनकम। इसके अलावा और ले सकते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में भी अपन कुछ करते नहीं है, तो ये भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आया कि इनकम दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? एक तो फैक्टर इनकम और दूसरी ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम्स वो होती हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम वन साइडेड यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, जो एक तरफा बदले में हमने कुछ किया ना हो। गिफ्ट है, डोनेशन, चैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, टैक्स, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने क्या कहा कि नेशनल इनकम में सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे? फैक्टर इनकम्स को। पहली बात समझ में आ गई। हम डोमेस्टिक इनकम में भी सिर्फ कौन सी इनकम को इंक्लूड करेंगे? फैक्टर इनकम। मतलब ट्रांसफर इनकम को ना तो अपन डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं, ना तो अपन नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? सब्सिडी कहाँ आएगा? सब्सिडी भी आपके पास एक तरफा ही है। वैसे सब्सिडी को हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे नहीं, वैसे आएगा तो वो आपके पास ट्रांसफर इनकम के अंदर ही है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। किसके द्वारा अर्न? नॉर्मल रेजिडेंट्स।
हमने कहा टोटल तो करेंगे फैक्टर इनकम्स का, लेकिन कौन सी फैक्टर इनकम? जो किसने कमाई हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई हो। तो अब एक तरीके से आप इसको समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है ना? अब ये मत कहना सर ये क्या बोल रहे हो। मान लो ये इंडिया की बाउंड्रीज है ना, मैप बना नहीं सकता हूँ तो डायरेक्टली मैंने ऐसे बनाया आपके पास। मान लो ये इंडिया है टोटल। अपन ने कहा इसके अंदर फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम जिसने कमाई है, किसने कमाई? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। किसने कमाई? नॉर्मल रेजिडेंट ने। नॉर्मल रेजिडेंट को मैं एक बार के लिए क्या कह देता हूँ? रेजिडेंट कह देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये बताओ इस डेफिनेशन में कहीं पर ये कहा गया कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने ये फैक्टर इनकम कहां पर कमाई हो? क्या ये डेफिनेशन बताती है कि नहीं बताती? लिखा है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ लो। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फैक्टर इनकम कमाई है उसका टोटल कर दो, बट कहां कमाई है? कुछ बताया कि नहीं बताया? कुछ बताया कि नहीं बताया? नॉर्मल रेजिडेंट्स तो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। हमने ये थोड़ी ना कहा कि उन्होंने उस कंट्री में कमाया, ये डेफिनेशन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने इंडिया के अंदर कमाया तो भी उसको इंक्लूड करेंगे, और अगर इंडिया के बाहर कमाया तो भी इंक्लूड करेंगे। और इंडिया के बाहर को अपन बोलते क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई? डेफिनेशन में क्या कहा था? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो अपन सिर्फ कौन सी इनकम लेंगे? फैक्टर इनकम लेंगे। कौन सी फैक्टर इनकम? अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो कमाई है, कहां से कमाई? कुछ बताया नहीं। तो हम कहेंगे चाहे वो इंडिया के अंदर कमाया हो या इंडिया के बाहर, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाया हो। क्या बात समझ में आ गई? नॉर्मल रेजिडेंट्स को लिखा, उस पर भी आएंगे एक एक करके। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ये टर्म भी बतानी है अभी आपको, और इवन यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी भी बतानी है आपको। ठीक है, फिलहाल अभी समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नेशनल इनकम में क्या लेते हैं? सम टोटल ऑफ सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स लेते हैं। कौन सी इनकम नहीं लेंगे? ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे। और ऐसी फैक्टर इनकम जो किसने कमाई हो? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। कहां से कमाई हो? कुछ बताया डेफिनेशन में? नहीं बताया। तो चाहे इंडिया के अंदर कमाई हो या इंडिया के बाहर कमाई हो। बात समझ में आ गई? अभी समझाता हूं नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है। दूसरी बात, इधर आ जाओ। हमने कहा सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, इसमें भी क्या लेंगे? सम टोटल तो क्या लेना है? फैक्टर इनकम्स का ही करना है आपने। अरे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। देखिए, अपन ने बात करी कि इसमें अपन क्या लेंगे? फैक्टर इनकम ही लेंगे इसमें भी, क्योंकि लिखा गया था सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। किसने कमाई? क्या कुछ बताया? अर्नड बाय, कुछ बताया नहीं। तो मान लो किसी ने भी कमाई हो, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो या नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने क्या कहा कि वो फैक्टर इनकम जो कहां पर जनरेट हुई हो? डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो एक बार के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी भी मैं इसी को मान लेता हूं कि इंडिया के अंदर अंदर कमाई हो। बात समझ में आ रही है? दोनों डेफिनेशंस का मतलब। इसमें क्या कहा कि फैक्टर इनकम का टोटल करो। कौन सी फैक्टर इनकम? जो किसने कमाई है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। कहां से कमाई है? कहीं से भी कमाई हो, चाहे इंडिया के अंदर या तो इंडिया के बाहर। जबकि इसमें क्या कहा अपन ने? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। किसने कमाई? नहीं बताया। कहां कमाई ये बता दिया, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर वाली इनकम लेनी है, इंडिया के बाहर वाली इनकम को नहीं लेना है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स की अगर अपन बात करें तो हम कहते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है हु इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग, हु इज ordinarily residing in a particular country and whose center of economic interest
and whose center of economic interest lies in that country. ऑर्डिनली रिजाइडिंग किसको मानते हैं? जो उस कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा के लिए रह रहा हो। अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रह रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे कि वो क्या है, वहां पर ऑर्डिनरली रिजाइड कर रहा है, नॉर्मली वो वहीं पर ही रह रहा है। तो अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा है तो अपन उसको क्या कहते हैं कि वो कंट्री में, उस कंट्री में क्या है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। क्लियर है? ऑर्डिनरली रिजाइडिंग। साथ में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज he conducts his maximum economic activities in that country। अगर वो पर्सन ऐसा है जो वहीं रह रहा है 1 साल या उससे ज्यादा और उसी कंट्री के अंदर अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। तो वो अगर अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो उस कंट्री का क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट है। क्लियर है? बस इससे ज्यादा इसका कुछ यूज नहीं है हमारे पास। इतना ही समझ में आना चाहिए टर्म कि नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो एक कंट्री में पर्टिकुलर 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रह रहा हो और वहीं पर अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा हो। प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, मैक्सिमम वो वहीं कर रहा है। तो उस केस में कहेंगे कि वो पर्सन उस कंट्री का क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमने कहा नॉर्मल रेजिडेंट इज द पर्सन हु इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग in a particular country and whose center of economic interest lies in that country। मतलब वो उस कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रह रहा है और उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वो उसी कंट्री में कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं डोमेस्टिक। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। कौन सी इनकम नहीं लेंगे? ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम लेंगे? फैक्टर इनकम। किसने कमाई हो? अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, पूरे साल के अंदर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कहां से कमाई हो क्या बताया? नहीं। तो इसका मतलब हम सिर्फ फैक्टर इनकम का टोटल करेंगे, वो फैक्टर इनकम जो किसने कमाई? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई। कहां से कमाई? कहीं से भी कमाई हो, चाहे इंडिया के अंदर कमाई हो चाहे इंडिया के बाहर कमाई हो। ये है तो डेफिनेशन लग रहा होगा थ्योरेटिकल है, बट इसके ऊपर बेसिस पे है ना आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना? आते हैं ना इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। तो वो जब तक इसकी नॉलेज नहीं होती तब तक हम वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि हमें एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, कि जहां पर आपको वो सवाल हो ना आपसे, सब होंगे। तो बात समझ में आ गई कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये नहीं बताया कहां से कमाया, तो इसका मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ने चाहे इंडिया से कमाया हो चाहे इंडिया के बाहर कमाया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो हमने कहा डोमेस्टिक इनकम किस चीज का सम टोटल है? फैक्टर इनकम्स का ही है। इसमें भी हम ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे, लेकिन किसने कमाई हो ये नहीं बताया। कहां कमाई है? जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग है। तो हमने कहा इंडिया के अंदर अंदर चाहे कोई भी कमाए, चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसने इंडिया में फैक्टर इनकम कमाई है किसी ने भी, तो उसका टोटल कर दो, वही क्या हो जाएगा आपके पास? डोमेस्टिक इनकम। बट अभी तक आपने इसको पॉलिटिकल टेरिटरी समझ लिया, कि जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं उसको आपने समझ लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। तो अब एक चीज, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं होता। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं होता। इसका मतलब कौन सी टेरिटरी से है? इकोनॉमिक टेरिटरी। कौन सी टेरिटरी से है? इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी, जो पॉलिटिकल टेरिटरी है इंडिया की उससे नहीं है। इसका मतलब किससे है? इकोनॉमिक टेरिटरी से। और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है विच इज, तो अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी
रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय आवर गवर्नमेंट एंड वेयर आर पीपल, कैपिटल एंड गुड्स कैन फ्रीली सर्कुलेट। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और उसके अंदर हमारे कैपिटल, पीपल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी, और उसी को ही क्या कहते हैं अपन? डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने क्या कहा? एक ऐसी लोकेशन जहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो ये बताओ, पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि नहीं है? नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इंडिया के अंदर, नॉर्मली इंडिया के अंदर अगर कोई चीज लोकेटेड है तो हम कहेंगे कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है। हमने कहा एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो क्या हो? हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय आर गवर्नमेंट, और वहां पर क्या कर सकते हो? हमारे पीपल, कैपिटल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हो। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक चीज एक्सक्लूड करते हैं और एक चीज इंक्लूड करते हैं। पूरी इंडिया की टेरिटरी तो है ही, उसमें सिर्फ एक चीज एक्सक्लूड करोगे और एक चीज इंक्लूड करोगे। एक्सक्लूड क्या करना है ये बताओ। इंडिया के अंदर आपने बजरंगी भाईजान तो देखी है मूवी, है ना? उसमें वो एम्बेसी चला जाता है ना, उसको छोड़ने जाता है, जब वो एम्बेसी जाता है ना, वहां पे दंगे हो जाते हैं। देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी? सर आजकल बहुत साल हो चुके हैं, अब पुरानी मूवी हो गई, हम नए जमाने के लोग हैं, क्या करें, है ना? और उसमें देखी होगी, पीके देखी होगी। पीके तो देखी है? हाँ चलो, हाँ यादें धुंधली हो गई, आज जाके फिर देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आता है कि एम्बेसी, अभी आपने यूक्रेन वाला केस देखा, वहां पर भी इंडियन एम्बेसी है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, दिल्ली में गए होंगे तो वो एम्बेसीज हैं आपके पास में, ये सब आपने देखा हुआ है, इतना नॉर्मली नॉलेज। तो वहां पे एम्बेसी में होता क्या है, कौन सी गवर्नमेंट का वहां पर कंट्रोल होता है? तो जहां पर जिस, जैसे इंडिया के अंदर सारे बाकी कंट्रीज की क्या होंगी? एम्बेसी होंगे, पाकिस्तान की भी होगी, अमेरिका की भी होगी, सब जगह की होंगी। तो वहां पर ना हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस एम्बेसी के अंदर नहीं होता, उस एम्बेसी के अंदर उन्हीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जिसकी वो एम्बेसी है। तो हमने कहा कि जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में लोकेटेड, फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, क्या वहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसमें पूरा टोटल जो कंट्रोल होता है वो उस गवर्नमेंट का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते हो। ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया। हमने कहा कि अगर फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में है, जैसे इंडिया के अंदर हमने कहा कि कोई पाकिस्तानी एम्बेसी है तो वहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, रशियन एम्बेसी है तो रशियन गवर्नमेंट का होगा। क्लियर है? तो हमने कहा वो उस पे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, और जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो वो क्या, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी है, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी है, क्या वहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है? यस। तो उसको अपन इंक्लूड करेंगे, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड या लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अब आपको क्या समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पूरी पॉलिटिकल टेरिटरी, उसमें से क्या इंक्लूड कर दें और क्या एक्सक्लूड कर दें? इंक्लूड तो करेंगे, जो इंडियन एम्बेसीज है बाहर उन पे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। बट जो आपके पास में यहां पर फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, उन पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम उनको डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड कर देंगे। अब मुझे बताओ, एक चीज बता देना, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान, एसबीआई की ब्रांच है जापान में, क्लियर है? अब बताओ, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है? सोच के बताना।
ब्रांच ऑफ एसबीआई। मैंने क्या कहा, इंडिया, इंडिया में से एक चीज एक्सक्लूड एक चीज इंक्लूड। क्या जापान के अंदर जो इंडिया के बैंक की कोई भी ब्रांच होगी, क्या वहां पर, क्या वो हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है? नहीं। यहां आकर कोई कंपनी बनाकर कोई काम कर रहा है तो उस पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा या उनकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा? बैंक से क्या फर्क पड़ गया? ये तो कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती। उस पर रूल्स रेगुलेशन जो भी होंगे वो सब कुछ उसी कंट्री के ही लगेंगे, जापान के ही लगेंगे। अब यहाँ पर कोई फॉरेन एमएनसी आती है तो उस पर सब कुछ इंडिया का ही लगता है। समझ रहे हो? हैं वो आए बाहर से लेकिन काम तो इंडिया में कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, ये सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखना है कि एक चीज को इंक्लूड और एक चीज को एक्सक्लूड। मुझे बताओ, क्या ये एम्बेसी है इंडिया की बाहर? नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है? नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। ये आपके पास इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेफिनेशन है। और ये सिर्फ दो दो नंबर के एक एक आपके पास 3 पॉइंट देंगे। एक 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट में 2 नंबर होते हैं। आपके पास सिर्फ लिखना होता है इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड और रीजन। क्या हुआ? नहीं होगा, रेगुलेशंस लग रहे होंगे लेकिन कंट्रोल उनका होगा वहां पर। आप सोचो ना कि इंडिया के अगर बाहर कोई भी कोई अपन काम करने जा रहे हैं, अपन इंडिया के बाहर चले जाएं तो ऐसे तो हम यहाँ के क्योंकि रेजिडेंट है, तो उस केस पे कहीं ना कहीं इनकम टैक्स लगेगा अपने ऊपर भी। इंडिया के किसी भी, इंडिया क्या दुनिया के किसी भी कोने से अगर अपन कमा के लेके आते हैं तो इंडिया में टैक्स देना है अपने को। क्लियर है? कुछ केसेस के अंदर जब अगर हम यहीं पे नॉर्मली रहते हैं, यहीं से मैनेज करते हैं, तो उस केस में तो कहीं से भी कमाओ, वो एक अलग चीज है। फिलहाल आपको क्या समझना है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं होता। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी से है, और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और जहां पर हमारे पीपल, कैपिटल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हो। इसमें टोटल इंडिया में से क्या एक्सक्लूड करेंगे, जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज के अंदर, वहां पर हमारी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। एक आपने कभी सुना हो किस्सा कि कोई टेररिस्ट था कहाँ पे, उसमें पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी में ही छुप गया था, तो वो इतने साल तक निकला नहीं, तो दूसरी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाई, उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाई वहां पर, है ना। अब पर्टिकुलर याद नहीं है मुझे उसका गवर्नमेंट कौन सी थी, कंट्रोल कहाँ पे, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके अंदर कि वो पता नहीं कितने साल बाद वहां से निकला, तो उसके बाद में जाके कोई एक्शन ले पाए। उस ग- जैसे इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तानी एम्बेसी, तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी में हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, ये चीज है। कहने का मतलब पहली बात तो वो उनके रूल्स रूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन हम उसके अंदर कोई भी कंट्रोल नॉर्मली हमारा नहीं रहता है। मैं आपको समझाने का एग्जाम्पल देने का मतलब ये था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बाद कुछ कर नहीं सकते। वहां से ऑब्वियसली, वहां से वो कुछ भी करेंगे तो हमें करना पड़ेगा लास्ट में तो, लेकिन वो तो रूल्स दोनों कंट्रीज के होते हैं ना, एग्रीमेंट्स होते हैं, उस एग्रीमेंट में नॉर्मली नहीं कर सकते। टैक्स तो देना पड़ेगा। वो सब चीजें सीखने के लिए टैक्स सीखना पड़ेगा। टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, वो डिटरमाइन करने होते हैं। आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आप पे टैक्स लगता है। अगर आप रेजिडेंट में भी दो कैटेगरी बनती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये सब आप सीए आगे चलते हैं, सीए इंटर वगैरह में सीखते हैं वो सारी चीज़ें आप। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ वैसे इंटर में, अगर टैक्स भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, अभी थोड़ा लंबा पड़ेगा वो टॉपिक। इतनी सी बात समझ में आई? तो अपन ने क्या पढ़ लिया वो एक बार लास्ट में थोड़ा सा इसको सम अप कर दो। हमने कहा ये सम टोटल सिर्फ फैक्टर इनकम्स का, कौन सी फैक्टर इनकम, जो किसने कमाई हो, नॉर्मल रेजिडेंट है, कहाँ से कमाई हो, कहीं से भी कमाई हो, चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। और फिर अपन ने कहा डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, जो किसने कमाई नहीं बताया, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, कहाँ से कमाई, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और डोमेस्टिक टेरिटरी में एक चीज इंक्लूड एक चीज एक्सक्लूड। अच्छा, बस इसके अंदर मेरे को चेंज बता के चले जाओ कि इनमें डिफरेंस क्या है। बचपन में करते थे ना वो, उसमें आते थे न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स में, डिफरेंस निकालो, एक का कान होता था दूसरे का कान नहीं होता था। हाँ, बताओ जरा। क्या हुआ? एक तो ये डिफरेंस है और एक ये डिफरेंस। तो ये बताओ, जो नेशनल इनकम है, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है, अब तुम बताओ क्या करूं। अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना चाहता हूं,
मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं, ये बनाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इसमें, ये वाला पार्ट प्लस करना पड़ेगा ना। भाई ये नेशनल इनकम है, इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसमें ये है तो इसमें क्या करूं, इसमें भी ऐड कर दूं। समझ में आई बात। तो इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कौन सी, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, क्या करेंगे, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या माइनस करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, कहां पे कमाई हो नॉन रेजिडेंट ने, जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बात समझ में आ गई। इसी को क्या कहते हैं अपन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, क्या कहते हैं इसको, फ्रॉम एब्रोड। मतलब क्या हुआ, हम बाहर से 100 रुपए कमा कर लेकर आए, कितने रुपए कमा कर लाए, मतलब हम का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के बाहर से कितने रुपए कमा कर लाए, 100 रुपीज। और नॉन रेजिडेंट यहां से कितने कमा कर ले गए, 20। हमने नेट बाहर से कितना कमाया, 80 रुपीज। तो यही तो किया, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने 100 रुपए कमाए, वो प्लस कर दिया और माइनस कर दिया जितने वो कमाकर यहां से ले गए, 20 रुपए। तो नेट फैक्टर इनकम, हमने नेट फैक्टर इनकम बाहर से कितनी कमाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना हो गया, 80। समझ में आ गई बात। तो इसको अपन बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इन शॉर्ट इसी को बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये ध्यान रखना है, ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस किस चीज का होता है, NFIA का होता है। तो वो कहां से आया है वो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि वो ऐसा है। ठीक है, बाकी इसको कल करते हैं।